में आगे, ठीक है। और आज हम लोग बहुलक, व्यावसायिक महत्व के जो बहुलक देख रहे थे उसमें पढ़ेंगे फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन के बारे में। क्या होता है फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, ठीक है। ध्यान से देखो, बहुलकों के इस वर्ग में बहुलक जैसे कि बेकेलाइट है, ठीक है ना, मेलामिन है, इन सब का के बारे में क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। बेकेलाइट और मेलामिन। बेकेलाइट का उपयोग तुम लोगों को बताया था, जैसे स्विच बोर्ड वगैरह रहता है ना, ठीक है, तो स्विच बोर्ड वगैरह में यूज होता है जो प्लास्टिक, उसको बोलते हैं क्या, बेकेलाइट। और मेलामिन वही पार्टी वगैरह में जो थाली रहता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं क्या, मेलामिन। क्लियर है। तो हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन पढ़ने वाले हैं। क्या होता है ध्यान से देखना। सबसे पहले बात कर रहे हैं फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन का। जैसे कि फिनॉल है, ये आपका वो ऐसे रहता है, हर जगह में क्या है, एच एच एच, और इसका फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया HCHO। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, CH2O भी लिख सकता हूँ ना। ये HCHO है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, CH2O, ऐसे करके भी लिख सकते हैं। जब मैं इसको ऐड करूंगा तो तुमको पता है फिनॉल में अभिक्रिया कहाँ कहाँ पास होता है, या तो होगा आर्थो पोजीशन पर, या तो होगा कहाँ पास, पैरा पोजीशन पर, या तो आर्थो पोजीशन या तो पैरा पोजीशन। मान लो आर्थो पोजीशन पर क्रिया चल रहा है, ठीक है ना, ये OH है, तो यहाँ आर्थो पर आकर जुड़ा तो कैसे जुड़ेगा, CH2O। ध्यान देना ना, कैसे जुड़ सकता है, ध्यान दो, ठीक है, CH2O ये जुड़ा, पहले CH2O जुड़ा, HCHO को CH2O, यहाँ पास एक H पहले से उपस्थित है तो वो H आ जाएगा, तो ये CH2OH। ये तो ऐसे बन सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं आर्थो हाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल, आर्थो हाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल। यहां तक क्लियर है। और दूसरा कहां पास रिएक्शन हो सकता है, बताया था मैं तुम लोगों को, पैरा पोजीशन पर हो सकता है OH का, ठीक है। तो यदि यहां पास आकर जुड़ेगा CH2O और यहां पास पहले से एक H उपस्थित रहता है, CH2OH। क्लियर है कि नहीं। तो ये बन गया आपका क्या, पैरा हाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल, पैरा हाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल। यहां तक समझ आया कि नहीं, पहले तो ये बताओ। यानी दो प्रकार से बन सकता है भाई कहानी, एक तो आर्थो पोजीशन पर और एक तो कौन सा तुम्हारा, पैरा पोजीशन पर। मान लो मैं रेखिक बहुलक का निर्माण करता हूं इसी में, ठीक है ना, किसका, रेखिक बहुलक का, ठीक है। कैसे रेखिक बहुलक का, जैसे कि मैं, ध्यान से देखना, ये आपका जो आर्थो हाइड्रोक्सी फिनॉल बना है ना, CH2OH वाला, ध्यान से, ठीक है, ये एक फिनॉल है OH, और ये क्या है आपका दूसरा फिनॉल है OH। समझ आ रहा है कि नहीं। ये आपका कौन सा, तीसरा नंबर का फिनॉल है, ये क्या है OH। यहाँ पास मैं किसको जोड़ रहा हूँ, CH2O। यहाँ पास भी क्या जुड़ेगा, CH2O। SCHO को वैसे लिख सकता हूँ, बोला हूँ मैं। अब ध्यान से देखना, यहाँ पास एक H है, यहाँ पास एक H है, समझ आ रहा है कि नहीं। वैसे ही यहाँ पास एक H है, यहाँ पास भी एक H है, तो यहाँ पास का H और ये O निकल सकता है क्या, H2O। यहाँ पास से भी क्या निकल सकता है, H2O। तो यहाँ पास ये कैसे टाइप से बन जाएगा, ये देखो, ये बना, ये OH, यहाँ पास CH2, फिर यहाँ पास ये OH, और यहाँ पर CH2, और ये बन जाएगा अपना फिर से फिनॉल। क्लियर है ना, समझ आ रहा है कि नहीं। तो ये देखो एक रैखिक क्रम में ऐसे बनते जाएगा, इधर और जुड़ते जाएगा, इधर भी जुड़ते जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं। तो इसको हम लोग बोलते हैं नोवोलक। क्या बोलते हैं, नोवोलक। और ये जो नोवोलक रहता है इसका उपयोग करते हैं पेंट बनाने में। क्या बनाने में, पेंट बनाने में। ध्यान से समझना, आपका फिनॉल रहता है, फिनॉल में जोड़ते हैं फॉर्मेल्डिहाइड SCHO जोड़ेंगे, यहाँ पास से H2 निकल गया, ठीक है। इस तरीके से बॉन्ड बनते जाएगा। इसको बोलते हैं रैखिक जो बहुलक बस प्राप्त है, उसको बोलते हैं हम लोग नोवोलक। क्या बोलते हैं, नोवोलक। नोवोलक का निर्माण कैसे होता है ये जानना है। अब दूसरा देखो, दूसरा होता है तिर्यक बंधित बहुलक, जिसको हम लोग बेकेलाइट के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्या नाम से जानते हैं, बेकेलाइट, ठीक है। क्या बोल रहा है, आर्थो तथा पैरा हाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल के संघनन से बेकेलाइट प्राप्त होता है। मतलब एक आर्थो वाला और एक कौन सा वाला तुम्हारा, बेकेलाइट, ठीक है ना। अच्छा, इसको लेडेरर मानेसे अभिक्रिया भी बोलते हैं, लेडेरर मानसे अभिक्रिया, ठीक है। गुण देख लो भाई, अभी पढ़ेंगे कैसे बनाते हैं, ठीक। गुण देख लो, ताप शोधित बहुलक होता है, मतलब जैसे इसको टेम्परेचर देंगे इस प्लास्टिक को तो ये पिघलता नहीं है, और उल्टा क्या होते जाएगा, कठोर होते जाता है, ठोस होते जाता है। क्लियर है ना, कठोर होता है जी ये, ठीक है। फोनोग्राफ रिकॉर्ड, कंप्यूटर डिस्क के निर्माण में होता है, बर्तन के हैंडल निर्माण में होता है, ठीक है ना, और विद्युत उपकरण के भी निर्माण में होता है। ये जो आपका स्विच बोर्ड वगैरह रहता है ना, उसमें इतना करंट सप्लाई होते रहता है, फिर भी वो पिघलता है क्या, नहीं, ठीक है। अब देखो कैसे बनता था, बोला था एक आर्थो वाला लेना है और एक कौन सा लेना है, पैरा। ध्यान से देखो भाई कैसे कैसे बनाया है वो। ये एक फिनॉल है, ये OH है, ये दूसरा फिनॉल,
OH, और ये तीसरा फिनॉल, यहाँ पास क्या है OH। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, किसी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक और ऐसे फिनॉल बनाते हैं, ठीक है, लेकिन इसका OH ऐसे नीचे, समझ आ रहा है कि नहीं, ये OH और ये क्या है हो गया आपका OH। किसी कुछ दिक्कत है क्या यहाँ तक, नहीं है ना, यहाँ तक समझ आया। अब ध्यान से देखो, मैं क्या करूँगा, यहाँ पास CH2O, CH2O, यहाँ पास भी जोड़ सकता हूँ क्या मैं, CH2O, 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 यहाँ पास भी जोड़ सकता है CH2O, CH2O, ऐसा हो गया। अब ध्यान से देखो, यहाँ पास ध्यान देना ना, पैरा पोजीशन है तो यहाँ पास एक H होगा, यहाँ पास भी एक H होगा, आर्थो में H, इधर भी H, यहाँ H, इधर भी क्या है H, यहाँ पास H, यहाँ पास भी क्या H, यहाँ पास भी क्या है H, यहाँ पास भी क्या है H। अच्छा इधर भी क्या है H, इधर भी क्या है H, यहाँ पास भी है H, यहाँ पास भी है क्या H। यहाँ तक समझ आया कि नहीं। तो यहाँ पास देखो ये H2O ये निकल गया, इधर से भी निकल सकता है H2O ये निकल गया, यहाँ पास से H2O ये निकल गया, यहाँ पास से H2O ये निकल गया ना। यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं। इधर से भी निकल जाएगा क्या H ये H2O निकल गया, यहाँ पास से देखो H ये O और ये H2O निकल गया, यहाँ पास से भी निकल जाएगा क्या H2O। समझ आ रहा है कि नहीं, पूरी तरीके से क्या निकल रहा है, जल निकल रहा है ये, ठीक है। तो ये कैसा टाइप से बन जाएगा, देखो तो ये ऐसा है ना, तो ये एक OH इधर, एक OH इधर, फिर ये ऐसा ही है। कितना ठोक बनाया हूँ टोटल में 6 ना, OH है तो ध्यान दो OH है तो क्या हुआ है यहाँ पास देखो CH2 ये हुआ CH2, यहाँ पास CH2 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 ऐसा है CH2 CH2 ऐसा हो गया, समझ आया कि नहीं। अच्छा इधर खाली होगा, ये इधर भी आकर जुड़ सकता है वो, समझ आ रहा है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। तो ये N कितना भाग N भाग, समझ आ रहा है कि नहीं, क्लियर है ये, क्लियर। तो ये जो रहता है ये OH है ना, OH है, ठीक, समझ आ गया, ठीक। तो इसी को ही हम लोग बोलते हैं क्या, बेकेलाइट, क्या बोलते हैं बेकेलाइट, ठीक है। एक आर्थो वाला देखो, ये आर्थो पोजीशन वाला है, देखो आर्थो, और ये वाला कौन सा है पैरा। तो जब एक आर्थो हाइड्रोक्सी मेथिल वाला और एक पैरा हाइड्रोक्सी मेथिल वाला फिनॉल जब है, ये दोनों आपस में क्रिया करेगा, तब ये जो यौगिक प्राप्त होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, बेकेलाइट, क्या बोलते हैं बेकेलाइट, ठीक है ना। मोस्ट IMP है बेकेलाइट का निर्माण, ये देख लिए रहना ना, ठीक है। ये 3D स्ट्रक्चर बनता है, कैसे बनता है 3D स्ट्रक्चर, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं मेलामिन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, मेलामिन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, ध्यान से देखना, स्ट्रक्चर IMP है, देखो नाइट्रोजन कार्बन कार्बन फिर नाइट्रोजन नाइट्रोजन कार्बन, ऐसा है। यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं, मतलब 3 नाइट्रोजन और 3 कार्बन, क्लियर है ना। अच्छा इसमें भी ना दूसरा चौथा और छठवा, ये दूसरा चौथा और कौन सा छठवा, यहाँ पास NH2 और NH2 ये हो गया। कार्बन का संयोजकता टोटल कितना रहता है 4, ठीक है, कार्बन का कितना रहता है 4, यहाँ पास कितना हो गया इसका कंप्लीट 3, इसका नाइट्रोजन का कितना रहता है 3, कितना संयोजकता है 2, तो यहाँ पास डबल बॉन्ड, यहाँ पास छूटेगा, देखो 4 हो गया है ना इसका, तो यहाँ पास फिर से डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पास छूटेगा और यहाँ पास फिर से डबल बॉन्ड, ये बन गया। इसका हम लोग बोलते हैं मेलामिन, क्या बोलते हैं मेलामिन, क्लियर है कि नहीं। नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन ऐसा है, और जहाँ जहाँ पास कार्बन है वहाँ क्या जुड़ा है, एमीन जुड़ा है, NH2 NH2 NH2, क्लियर है ऐसा। तो इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं मेलामिन, क्या बोलते हैं मेलामिन। अब इस मेलामिन का अभिक्रिया होगा फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, HCHO के साथ, HCHO के साथ। जब इसके साथ अभिक्रिया होगा तो एक मध्यवर्ती बनेगा, क्या मध्यवर्ती बनेगा, ध्यान से देखना, ठीक है। CH2O देखो कैसे बनेगा, देखो ऐसा है, यहाँ पास क्या है डबल बॉन्ड, ये नाइट्रोजन है कार्बन है नाइट्रोजन है कार्बन है नाइट्रोजन है
कार्बन है, ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ऐसा है ना। इधर क्या है NH2, इधर भी क्या है NH2। ध्यान दो ये SCHO जुड़ रहे हैं ना, NH2 है ना, NH2 का NH लिखा हूँ, एक H को छोड़ा हूँ ना मैं, ठीक है। ये CH2 लिख सकता हूँ मैं, ये O है और ये H को इधर लिख दिया NHCH2OH, ठीक है। कहाँ से बाहर निकालोगे, नहीं निकालना है कुछ भी अभी, ठीक है। पहले तो नॉर्मली करना, जोड़ना बस। ध्यान से देखो NH2 था, इसको कैसे लिख दिया NHH लिख दिया, CH2 ये NHH ना, तो NH को बस किया CH2 लिख दिया, फिर ये O के साथ ये एक ठो कवरेज। क्लियर है, ऐसा लिखा हूँ। अब यहाँ पास से क्या होगा, यहाँ पास माइनस करूँगा मैं NH2, यानी कि H2O अब निकालना है, H2O को अब निकालना है। अब H2O को जब निकालोगे, ठीक है, H2O को निकालोगे ना, ध्यान देना चाहिए NHCH2OH, यहाँ पास का OH, ठीक है। अब इसका ना बहुत सारा ऐसी सेम टू सेम के साथ रिएक्शन कराओगे, मान लो यानी एक ठो कैसा है ना, ठीक है। देखो कार्बन, ध्यान से समझो इधर, मैं दो ठोक लेकर बता रहा हूँ ना, ये ठोक है ना, इसी के जैसा एक ठोक और के साथ अभिक्रिया करा रहा हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है। NHCH2OH है, इधर क्या है NH2 है दूसरे वाले का जी, इधर क्या होगा उसका NHCH2OH। बाकी सब नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ तुम लोगों को मेन वाला समझा रहा हूँ। ये देखो ध्यान से देखो, ये ठोक है इसी के जैसा और आया, तो NaNO है, मान लो दो ठोक है, ये एक ठोक ये देख एसिड रखा और एक ठोक और रखे, देख समझ आया। तो इसका ये ध्यान से समझना, इसका एक सेट का OH और इसका एक सेट का H निकाल देगा क्या H2O, समझ आया। अब समझ आ रहा है कि नहीं, मतलब यदि मैं एक ठोक को दिखाऊंगा, एक ठोक बस को, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन, ऐसा है CH2 सॉरी क्या है NHCH2, इधर का OH निकला होगा और इधर क्या निकला है H, तो इधर का OH निकल गया तो उसको छोड़ देता हूँ ना, निकल गया। और इधर वाले का NH2 का क्या निकला है, एक ठोक H, तो इसको क्या लिखूंगा NH, समझ आया। तो ये ऐसा, तो ऐसा लगातार ऐसा जुड़ा होगा, समझ आया। अब क्लियर है, मतलब ध्यान से समझना, ये एक ठोक था, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ ये क्रिया किया, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ क्रिया करके ये कंपाउंड बना, फिर ये कंपाउंड ऐसी बहुत सारा जुड़ते जाएगा, एक ठोक से दो ठोक, दो से तीन, तीन से चार, समझ रहे हो ना, ऐसा लगातार जुड़ते जाएगा। और कितना अणु निकल जाएगा, N अणु जुड़ेगा तो NH2O निकलेगा और ये N अणु का निर्माण होगा। और ये जो कंपाउंड है इसको बोलते हैं हम लोग मेलामिन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। क्या बोलते हैं, मेलामिन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। पार्टी में जिस बर्तन में तुम खाना खाते हो ना, ठीक है, वो है, क्लियर है ना, ठीक है। थर्मोसेटिंग बहुलक है, इसका जो क्रॉकरी रहता है वो कठोर रहता है, गिरने पर भी ये टूटता नहीं है, क्लियर है ना। डिनर पात्र के रूप में उपयोग होता है जी इसका, ठीक है। सजावटी सामान बनाने में भी इसका क्या होता है, उपयोग होता है, समझ आया कि नहीं। अब नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं रबर। क्या पढ़ रहे हैं, रबर, ठीक है। रबर सब देखे ही होंगे, ठीक है। रबर ध्यान से समझना दो प्रकार का है, एक प्राकृतिक रबर है और एक है आपका क्या, कृत्रिम रबर, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं किसका, प्राकृतिक रबर का, ठीक है। प्राकृतिक रबर जो रहता है, ठीक है ना, वो प्रत्यास्थ होता है। क्या होता है, प्रत्यास्थ होता है। आइसोप्रीन के नाम से जाना जाता है, बताया था मैं तुम लोग को कल, ठीक है, आइसोप्रीन नाम का, ठीक है। जो प्राकृतिक रबर है उसको क्या बोलते हैं, आइसोप्रीन, ठीक है ना। 2-मेथिल-ब्यूटा-1,3 डाइईन, देखो कैसे होता है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, ठीक है ना। 2 मेथिल, तो यहाँ पास दूसरा पोजीशन में मेथिल, ठीक है। 1 में डाई है और कौन से 3 में, तभी तो 1 2 3 और ये 4 ना। तो देखो 2 मेथिल 1 और 4 सॉरी 1 और 3 क्या है, डाई इन है, समझ आया कि नहीं, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा CH2, ये क्या हो गया, CH नहीं होगा, ये तो C बस है ना, ये देख ये CH और ये CH2, तो देखो 2 और 1 3, 3 3 6, 6 2 8, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा C5H8, C5H8, समझ आया कि नहीं, ध्यान से देखना ना,
इसी को हम लोग बोलते हैं आइसोप्रीन। क्या बोलते हैं? आइसोप्रीन। ये जो आइसोप्रीन रहता है डबल बॉन्ड वाला है, इसको मान लो मैं गर्म करूंगा। क्या करूंगा? गर्म करूंगा 283 से लेकर 385 केल्विन तक। जैसे ही मैं गर्म करूंगा तो ध्यान से सुनना, ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड टूटेगा, CH2 C और CH3 का CH3। ध्यान देना ना और ध्यान से समझो। और कैसे बताऊं तुम लोगों को, ये वाला बॉन्ड इधर भग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? CH2 और ये बॉन्ड इधर आगे बढ़ जाएगा। अब यहाँ पास देखो, इस कार्बन का संयोजकता तो पूरा है, 3 है, सॉरी 3 है, तो यहाँ पास डबल बॉन्ड कर सकता हूँ मैं। तो देखो इसका संयोजकता 4, इसका संयोजकता भी क्या हो गया? 4। मतलब ये वाला जो दोनों साइड रहता है ना डबल बॉन्ड, वो टूटता है और बीच में एक नया फिर से क्या बनता है? डबल बॉन्ड बनता है। देखो डबल बॉन्ड बनाए, दे 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 तो इसको हम लोग बोलते हैं, ध्यान देना, इसका यदि N अणु ले रहा हूँ तो ये N अणु बनेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो इसको बोलते हैं आइसोप्रीन। तो इसको बोलोगे क्या? पॉली आइसोप्रीन। क्या बोलोगे? समझ आया कि नहीं? क्या हुआ है देखो, CH2 डबल बॉन्ड C CH3 ऐसा है। ये डबल बॉन्ड का ये ठोक इधर खिसका तो एक बॉन्ड बनाया और इधर साइड का खिसका इधर बनाया। अब इसको लाइन से लिख दें। यहाँ पास जो कार्बन था उसका संयोजकता फिर देखें तो इनकम्प्लीट हो रहा था, तो हम लोग यहाँ पास क्या बना दिए? डबल बॉन्ड बना दिया। क्या बना दिए? डबल बॉन्ड। समझ आया कि नहीं? तो इसको बोलते हैं आइसोप्रीन और ये होता है आपका पॉली आइसोप्रीन। क्लियर है? किसी कोई दिक्कत नहीं? ठीक है। अच्छा, इसको मैं ना 2 तरीके से लिख सकता हूँ भाई। कितने तरीके से लिख सकता हूँ? 2 तरीके से। कैसे कैसे लिख सकते हैं? देखो यहाँ पास देखो, यदि मैं कैसे बताऊँ तुमको, ठीक है, CH2 देखो, इसको देखो, इधर ध्यान दो, ठीक है। पॉली आइसोप्रीन का यदि सिस फॉर्म हो, सिस फॉर्म मतलब देखो ये CH2 देखो डबल बॉन्ड इधर आ गया है ना, ये बीच में है रे, देख ये कार्बन है तो एक CH2 और एक CH3, CH2 और एक CH3 ऐसा हुआ। और इधर देखो फिर से CH2, ये क्या है? CH2 और कैसे करके बना दिया यार, CH2 CH3। रुको ना, 1 मिनट रुकना ना, ये आपका डबल बॉन्ड है, ठीक है भाई, डबल बॉन्ड है, ठीक है। हाँ, ये आपका डबल बॉन्ड है तो एक साइड CH2 आया ये देख, और एक साइड क्या आ गया? CH3। अब ये CH है ना, ये देख, ध्यान देना, ये CH था ना, तो उसका एक H को ऐसे करके लिखा है वो, और ये क्या हो गया? CH2। अब देखो सेम ग्रुप सेम साइड है, ये CH2 ऊपर में है। समझ आ रहा है कि नहीं? CH2 क्या है? सेम। क्लियर है कि नहीं? ध्यान से देखो, ये डायग्राम को देखो ना, ये देखो डबल बॉन्ड है, ये देखो कार्बन है, एक CH2 इधर, एक साइड CH3 है, हो गया डबल बॉन्ड है। ये कार्बन है, फिर ये देख, अब एक हाइड्रोजन को ऐसे कर दिया, हाइड्रोजन लगा है तो उसको, और एक क्या हो गया? CH2। तो देखो सेम ग्रुप सेम साइड है, इसको बोलते हैं सिस फॉर्म। क्या बोलते हैं? समझ आया कि नहीं? और सिस फॉर्म वाले को ही बोलते हैं प्राकृतिक रबर। क्या बोलते हैं? क्लियर है? अच्छा, ट्रांसफॉर्म कैसे रहेगा? देखो CH3 ये उल्टा चला गया और CH2 कहाँ गया? नीचे। बाकी सब वैसे कहीं वैसे, तो इसको गट्टा पर्चा बोलते हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्म को क्या बोलते हैं? गट्टा पर्चा। थोड़ा अजीब नाम लग रहा है ना, ठीक है। चलो देखो, अब ये जो प्राकृतिक रबर रहता है उसका क्या क्या करना है? उच्चतम ताप पर वो मुलायम हो जाएगा और निम्न ताप पर क्या हो जाता है? भंगुर। यानी टेम्परेचर कम रहेगा तो क्या हो जाएगा? वो भंगुर हो जाएगा। अच्छा, प्राकृतिक रबर में जल को अवशोषित करने का प्रवृत्ति होता है। मतलब प्राकृतिक रबर को रखोगे, ठीक है, तो आसानी से क्या करेगा? जल को अवशोषित, और जल को अवशोषित कर लेगा, फट से भंगुर हो जाएगा, टूट जाएगा। मतलब तुम उसको ज़्यादा खींचोगे ना, टूट जाएगा। मतलब प्राकृतिक रबर का उतना अच्छे से उपयोग कर सकते हो क्या? नहीं। उसका प्रत्यास्थता क्या होता है? कम। ज़्यादा खींचने का कोशिश करोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। प्राकृतिक रबर अध्रुवीय इलाकों में घुलनशील होता है, ऑक्सीकारकों के प्रति प्रतिरोधी नहीं होता। अच्छा, प्राकृतिक रबर में प्रत्यास्थता का गुण बहुत कम होता है। क्लियर है ना? प्रत्यास्थता का गुण बहुत कम होता है। तो ये जो तुम्हारा प्राकृतिक रबर है, ठीक है, उतना ज़्यादा उपयोगी है क्या? नहीं, क्योंकि प्रत्यास्थता का गुण तो है नहीं, ठीक है। तो उसका प्रत्यास्थता को बढ़ाने के लिए हम लोग उसमें मिलाते हैं क्या? सल्फर। बताया था, वल्कनीकरण बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? क्या होता है? देखो, प्राकृतिक जो रबर रहेगा, ठीक है ना, प्राकृतिक रबर क्या है? CH2C, यहाँ पास CH3 नीचे लिखता था, अभी ऊपर लिख दिया हूँ, ठीक है। डबल बॉन्ड CH2, यही है ना? CH2, यहाँ तक क्लियर है? ऐसा ही था, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब इसका फिर से योग करा रहा हूँ किसके साथ? एक ठोक और ऐसी बना देता हूँ। ये देखो CH2C CH3 डबल बॉन्ड CH2, ऐसा है? क्लियर है कि नहीं? हम लोग यहाँ पास क्या करेंगे? ध्यान से समझना,
सल्फर प्रवेश कराएंगे। किसको प्रवेश कराएंगे? सल्फर का। ठीक है ना। देखो प्राकृतिक रबर की प्रत्यास्थता बहुत कम होती है तथा इसमें जल को अवशोषित करने का प्रवृत्ति होता है। प्राकृतिक रबर से विभिन्न उत्पाद को इस कारण बनाया नहीं जा सकता। प्राकृतिक रबर में प्रत्यास्थता के गुण को बढ़ाने के लिए 373 से 415 केल्विन ताप पर सल्फर के साथ इसको क्या करेंगे? गर्म करेंगे, जिससे रबर की श्रृंखला सल्फर के तिर्यक आबंध द्वारा आपस में क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं वल्कनीकरण। क्या बोलते हैं? तो देखो क्या होगा यहां पास, देखो ये ऐसा है ना, ठीक है। तो यहाँ पास क्या होगा, जैसे ही दो रबर है ना, तो यहाँ पास हम लोग सल्फर को प्रवेश कराएंगे। सल्फर क्या करेगा, ये जो डबल बॉन्ड है ना, यदि उस डबल बॉन्ड को तोड़ेगा। पहले तो सल्फर क्या करेगा? डबल बॉन्ड को तोड़ेगा, और जैसे ही डबल बॉन्ड को तोड़ेगा, ध्यान से समझना, यहाँ पास ठीक है, यहाँ पास देखो ये डबल बॉन्ड को तोड़ा, तो यहाँ पास एक संयोजक तक खाली हो गया। ये CH3 को ऐसे मैं नीचे लिख देता हूँ ना, इसका यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पास का डबल बॉन्ड तोड़ा है, तो यहाँ पास भी संयोजकता खाली है, तो यहाँ पास क्या हो गया? सल्फर प्रवेश कर लिया। समझ आ रहा है कि नहीं? वैसे ही यहाँ पास भी सल्फर क्या कर लेगा? प्रवेश कर लेगा। क्लियर है कि नहीं? सल्फर क्या कर लेगा? प्रवेश कर लेगा। क्लियर है? डबल बॉन्ड को तोड़े ना, देखो ये डबल बॉन्ड को जैसे ही तोड़ोगे तो कार्बन का 4 संयोजकता पूरा था वो तो कम हो गया ना, तो यहाँ पास एक सल्फर जुड़ा, और यहाँ पास का संयोजकता को अभी पूर्ति करता था, तो एक सल्फर तो यहाँ पास जुड़ेगा। समझ आया कि नहीं? तो ये जो तिर्यक आबंध बनता है ना सल्फर का, इसी को ही हम लोग, इस कारण ये जो रबर है, अब इसको बोलेंगे वल्कनीकृत रबर। क्या बोलेंगे? वल्कनीकृत रबर। समझ आया कि नहीं? और ये जो पूरा प्रक्रिया है इसको बोलते हैं रबर का वल्कनीकरण। क्या बोलते हैं? रबर का वल्कनीकरण। समझ आया कि नहीं? क्लियर है? अच्छा याद रखना, वल्कनीकृत रबर की कठोरता उसमें मिलाए गए सल्फर की मात्रा के ऊपर निर्भर करता है, अर्थात सल्फर की मात्रा बढ़ाने पर कठोरता बढ़ती जाती है। क्लियर है कि नहीं ये? ठीक है। अच्छा, वल्कनीकृत रबर प्राकृतिक रबर से अधिक उत्तम होता है। वल्कनीकृत रबर की तनन सामर्थ्य क्या होता है? उच्च होता है। रबर की प्रत्यास्थता इसके कारण बढ़ जाएगी। ठीक है ना। ऑक्सीकरण तथा अपघर्षण के प्रति प्रतिरोध बढ़ जाता है। रबर अधिक कठोर तथा क्या हो जाता है? ताप रोधी हो जाता है। जल को कम अवशोषित करता है और विद्युत का श्रेष्ठ विद्युत रोधी होता है। तो ये सब है वल्कनीकृत रबर के लाभ। क्लियर है ना, कि एक वल्कनीकृत रबर रहता है उसका क्या क्या लाभ है। आगे बढ़ते हैं। अब संश्लेषित रबर, दो प्रकार का रबर होता है बोला था, एक तो होता है प्राकृतिक, और प्राकृतिक रबर का हम लोग वल्कनीकरण करके क्या बना दिए? वल्कनीकृत रबर। दूसरा जो आपका है संश्लेषित रबर। ठीक है। प्रयोगशाला में अनेक प्रकार के कृत्रिम रबर का निर्माण किया जाता है, जिसका लंबाई उसके लंबाई के 2 गुना तक खींचा जा सकता है। छोटा सा रबर रहता है, उसको उसके साइज से 2 गुना खींच देते हो। ठीक है, तो वो होता है आपका क्या? संश्लेषित रबर। ठीक है ना। तथा बाह्य बल को हटाने पर पुनः वे अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाते हैं। जैसे ही फोर्स हटाओगे फिर से आ जाता है वो। ठीक है, इस प्रकार के विशेष रबर को हम लोग क्या बोलते हैं? संश्लेषित रबर। चलो जी देखते हैं। सबसे पहले है नियोप्रीन, मोस्ट एमपी नियोप्रीन। ठीक ना। पहला उदाहरण है संश्लेषित रबर का नियोप्रीन। नियोप्रीन कैसे बनता है ध्यान से समझना। क्लोरोप्रीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। किसके? क्लोरोप्रीन के। कैसे रहता है क्लोरोप्रीन? CH2 डबल बॉन्ड कार्बन है, फिर CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पास लगा है क्लोरीन। क्या लगा है? क्लोरीन। तुमको ऐसा नहीं लग रहा है जो प्राकृतिक आइसोप्रीन था, आइसोप्रीन में CH3 रहता था, बस उसको हटा करके क्या लगा है? क्लोरीन Cl लगा है। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्लोरोप्रीन। क्या बोलेंगे? क्लोरोप्रीन। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो इसका एक और नाम क्या हो सकता है? 2 क्लोरो, उसमें 2 मिथिल था, 2 क्लोरो 1,3 डाई इन। क्या है? 1,3 डाई क्या है? ब्यूटाडाइन है ना। ठीक है ना, ब्यूटाडाइन। क्लियर ना। ब्यूटीडीन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? ब्यूटीडीन। क्लियर है? यहाँ तक समझ आया? आइसोप्रीन था ना, आइसोप्रीन में CH3 था प्राकृतिक में, उसका CH3 को हटा करके बस क्या लगाया? क्लोरीन लगा दिया है। क्लियर है? क्लोरोप्रीन बोलते हैं। अब इस क्लोरोप्रीन का क्या करोगे तुम लोग? गर्म करोगे। क्या करोगे? गर्म करोगे। किसकी उपस्थिति में गर्म करोगे? K2H2O8। किसके उपस्थिति में? K2H2O8। इसके उपस्थिति में गर्म करोगे। जैसे ही गर्म करोगे ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, और बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर CH2 ऐसा, फिर कार्बन, फिर क्या हो जाएगा इसके नीचे? Cl, फिर डबल बॉन्ड कार्बन H, फिर ये CH2 और ये सिंगल बॉन्ड।
तो ये n अणु यदि इसका लिए रहोगे इसका, तो इसका कितना अणु बनेगा, n अणु। और इसको क्लोरोप्रीन बोल रहे हैं, तो इसको क्या बोलोगे, सॉरी इसको क्या बोल रहे थे, नियोप्रीन बोल रहे थे ना, या क्लोरोप्रीन बोले थे, क्लोरोप्रीन बोले थे ना। इसको पॉलीक्लोरोप्रीन भी बोल सकते हो, पॉलीक्लोरोप्रीन, या फिर इसी को ही एक और नाम है क्या, नियोप्रीन। क्या बोल सकते हो, नियोप्रीन। मोस्ट टाइम पे भूलना नहीं, नियोप्रीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे फेमस है ब्यूना एस। ब्यूना एस और ब्यूना एन दो ठो का रहता है रबर, संश्लेषित रबर का और उदाहरण है। देखो ब्यूना एस क्या होता है, ठीक है, यह 1,3-ब्यूटाडाइइन, 1,3-ब्यूटाडाइइन, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना, ब्यूटाडाइइन बोलते हैं इसको, ब्यूटाडाइइन। 1 2 3 4 कार्बन है ना, पहला और तीसरा कार्बन पर डाइइन है ना, ये डबल बॉन्ड है, तो 1 पहला, ये पहला और तीसरा में है डबल बॉन्ड, 1,3-ब्यूटाडाइइन। इसके साथ मैं मान लो अभिक्रिया कराता हूँ स्टाइरिन का, किसका, अब स्टाइरिन कैसे होता है, देखो C6H5 होता है, ये C6H5 है, CH डबल बॉन्ड CH2, CH डबल बॉन्ड CH2। जब इन दोनों का आपस में अभिक्रिया हो, इन दोनों का क्या हो, आपस में अभिक्रिया, तो क्या होगा देखो, ठीक है, किसकी उपस्थिति में, सोडियम की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, सोडियम। इस वाले अणु को मान लो मैं सामने में रख रहा हूँ ना, इस वाले अणु को इधर लिखना था, उसके अनुसार बता रहा हूँ मैं, नोट्स के अनुसार। तो यदि इसको अणु को रखूँ तो ये कार्बन H है, डबल बॉन्ड टूटता है हमेशा, डबल बॉन्ड टूट करके इधर चला गया मान लो, तो ये क्या हो जाएगा, अरे इसको लिख रहा हूँ ना पहले, चलो देखो CH2 लिखा, CH2 लिखा है, देख फिर क्या लिखूँगा CH, ये नीचे में आ जाएगा क्या, C6H5, ऐसे कर सकता हूँ मैं। फिर ये सिंगल बॉन्ड ऐसे कर दिया, देखो ना 4 हो गया संयोजकता इसका, इसका भी कितना हो गया 4। फिर इसके साथ जुड़ेगा क्या हो, CH2, फिर CH, फिर CH, फिर CH2, फिर ये आगे बढ़ जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ब्यूना एस। क्या बोलते हैं, ब्यूना एस। ये स्मॉल नहीं लिखते हैं, कैपिटल में लिखना है, ब्यूना एस, ठीक है, ब्यूना एस। इसके नाम में ट्रिक है, ठीक है, ब्यू से ब्यूटाडाइइन, क्या है, ब्यूटाडाइइन, सोडियम उत्प्रेरक, सोडियम उत्प्रेरक, किसके साथ अभिक्रिया करेगा, स्टाइरिन के साथ, किसके साथ, तब बनता है ब्यूना एस। समझ आया, नाम में ही ट्रिक है इसके ना, ब्यूटाडाइइन है, ब्यूटाडाइइन है, ब्यूटाडाइइन है, इसका अभिक्रिया होता है किसके साथ, स्टाइरिन के साथ, स्टाइरिन के साथ किसके उत्प्रेरक, उस सोडियम, तब जाकर के ये कंपाउंड बनता है ब्यूना एस। क्लियर है, ठीक है, देखो ब्यूटाडाइइन सोडियम उत्प्रेरक है स्टाइरिन के साथ, ब्यूना एस नाम में ही है, ठीक है। इसका जो तनन शक्ति रहता है प्राकृतिक रबर की अपेक्षा थोड़ा सा क्या रहता है, कम, थोड़ा सा क्या रहता है, कम, लेकिन फिर भी क्या बोलना चाहिए, संश्लेषित क्या बोलना चाहिए, रबर के रूप में, ठीक है ना, उपयोग किया जाता है। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, किस किस रूप में इसका उपयोग होता है, टायर में होता है उपयोग, ट्यूब बनाने में होता है, सोल वगैरह रहता है जूता का, उसको बनाने में उपयोग होता है, विद्युत रोधी पदार्थ बनाने में उपयोग होता है, यांत्रिक रबर का सामान इत्यादि बनाने में इसका उपयोग होता है, ब्यूना एस। नेक्स्ट है आपका टॉपिक ब्यूना एन। क्या है, ब्यूना एन, ठीक है। ब्यूना एन में क्या होता है, देखो आपका CH2, वही फिर से CH2 CH, ब्यूटाडाइन मिलाओगे, फिर CH, ध्यान देना, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसा है, इसको बोलते हैं ब्यूटाडाइन। पहले क्या मिला रहे थे, स्टाइरिन, अब नाइट्राइल मिलाओगे, क्या मिलाओगे, नाइट्राइल। नाइट्राइल कैसे रहता है, CH2, ठीक है ना, ध्यान देना, CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये CN होता है, क्या होता है, CN, ये ऐसा। क्लियर है, 1 2, ध्यान देना ना, CH2 1 2 3 4, ठीक है, ये ऐसा रहता है, ये है क्या, नाइट्राइल है, ये क्या है, नाइट्राइल, एक क्राइलो नाइट्राइल बोलते हैं, एक क्राइलो नाइट्राइल, एक क्राइलो नाइट्राइल मिला दिया मैं। अब जब इसको मैं जोड़ूंगा दोनों को, ठीक है ना, किसकी उपस्थिति में, सोडियम की उपस्थिति में, सोडियम की उपस्थिति में तुम लोगों को पता है ये सिंगल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड हो जाएगा ना ये, फिर ये CH2 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पास फिर से CH2 CH, ये सिंगल बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड इधर खिसकेगा तो और ये CN का CN, ऐसा। समझ आ रहा है कि नहीं, क्लियर है।
तो ये जो कंपाउंड बना, अरे देखो ना जी, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्टिंग हुआ, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्टिंग हुआ, तो बेचारा तो गया ना, तो इसको संयोजकता के लिए डबल बॉन्ड तो बनेगा ना, डबल बॉन्ड बना, फिर यहाँ पास का बॉन्ड इधर खिसकेगा, इधर वाला बॉन्ड बना था ना क्योंकि, तो इसके साथ तो वो जुड़ जाएगा, इधर बॉन्ड इधर जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो ये जो अभी नया कंपाउंड प्राप्त हुआ इसको बोलेंगे ब्यूना, क्या बोलोगे, एन, क्या बोलोगे, ब्यूना एन। ब्यूटाडाइइन के साथ सोडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में नाइट्राइल के साथ क्रिया आता है, क्राइलो नाइट्राइल का क्रिया, तो क्या बनता है आपका ब्यूना एन, क्या बनता है ब्यूना एन। समझ आया है कि नहीं, ठीक है ना। इसी को ही हम लोग जनरल पर्पस रबर बोलते हैं, ठीक है ना। सामान्य जो दैनिक जीवन में हमारा उपयोग होता है ना जिस रबर का, वो होता है कि आपका ब्यूना एन होता है, क्या होता है, ब्यूना एन, ठीक है। 2 भाग ब्यूटाडाइन को 1 भाग एक्राइलोनाइट्राइल, मतलब इसका मात्रा क्या रहेगा, इससे जस्ट डबल रहेगा। समझ आ रहा है कि नहीं। यदि ये 25% ले रहा हूँ तो इसको 50% लूँगा मैं, ठीक है ना। ऐसा अभिक्रिया कराएंगे तब जा करके आपका जो कंपाउंड प्राप्त होता है वो होता है ब्यूना एन। यह अत्यधिक दृढ़ होता है, ठीक है। तेल, विलायक, ऊष्मा इत्यादि क्रिया के प्रति क्या होता है, प्रतिरोधक होता है। इसका उपयोग ईंधन टैंक के भी निर्माण में किया जाता है। क्लियर है, यहाँ तक समझ आया कि नहीं। तो जितना भी बहुलक था वो सब क्या हो गया आपका कंप्लीट। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लेना। प्राकृतिक बहुलक को परिभाषित कीजिए। देखो बेकेलाइट का रासायनिक सूत्र, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग क्या है, नियोप्रीन, रबर, नायलॉन 6 से 6, फिर नायलॉन 6 से 6 आया है। ताप सुनम्य, ताप दृढ़ बहुलक, बहुलीकरण क्या है, ब्यूना एस क्या है, पीवीसी क्या है, मिश्रित बहुलक किसे कहते हैं, सम बहुलक किसे कहते हैं, संश्लेषित। प्राकृतिक रबर में एस त्रिज्यक बंध द्वारा जोड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, वल्कनीकरण। अभी पढ़े ना। टेफ्लॉन का रासायनिक नाम CF2Cl2 है ना, वही है CF2Cl2, तो नाम निकाल लेना। कैप्रोलैक्टम का बहुलक है, इसके बारे में बताना है, ठीक है। नियोप्रीन के एकलक इकाई का नाम क्या है, नियोप्रीन का क्लोरोप्रीन, अभी पढ़े ना, क्लोरोप्रीन से बनता था। टेरिलिन के एकलक इकाई का नाम क्या है, टेरिलिन 2 चीज से मिलकर बनता है, बताया था मैं। प्राकृतिक रबर के एकलक इकाई का नाम क्या है, आइसोप्रीन, क्या है, आइसोप्रीन। पीवीसी किसका बहुलक है, विनाइल क्लोराइड का, ठीक है। पीवीसी का एकलक क्या है, ब्यूना एस क्या रबर है, बेकेलाइट कैसे क्रॉस संबंधित खालिस्तान है, नियोप्रीन क्या है। ये सब ना क्वेश्चन आए हैं, एक बार पूरा कंप्लीट करना, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये भी चैप्टर कंप्लीट। तो बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय।